नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे तो चमोली से खबर, जहां तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तपोवन टनल से 5 शव और बरामद किए गए हैं। रैणी गांव से 7 शव मिले। मृतकों की संख्या 50 हो गई है। करीब 161 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी है। तपोवन टनल में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। तो प्रभावित गांव में रसद पहुंचा रही है आईटीबीपी। टनल में ड्रिलिंग कर रहे हैं। प्रभावित तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ड्रिलिंग के जरिए। रैणी गांव से 7 शव मिले हैं। बता दें, अब तक 50 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 161 लोग अभी भी लापता, जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है और ये सिलसिला शव मिलने का खत्म ही नहीं हो रहा, रुक ही नहीं रहा। तपोवन टनल की अगर बात करें तो युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, शवों का मिलने का जो सिलसिला है रुक नहीं रहा है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनडीआरएफ की टीम दोनों जगह, वो फिर चाहे रैणी गांव के साइड पर हो जहां ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तबाह हुआ था और जहां तपोवन टनल, दोनों जगह पर इस वक्त जो मलबा लगा था उसको हटाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रैणी गांव के पास अब तक 700 बरामद हो चुके, क्योंकि सबसे बेसमेंट पर जो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बेसमेंट था, उस वक्त उस बेसमेंट में 35 से 40 लोग मौजूद थे जब वो पूरा सैलाब आया और वो सारे लोग उसी बेसमेंट में दब गए थे। और यही वजह है कि अब बेसमेंट तक जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो बेसमेंट तक पहुंच रही हैं और उस बेसमेंट से एक के बाद एक बॉडी रिकवर हो रही है। फिलहाल 700 बरामद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तपोवन टनल की, जो एनटीपीसी का तपोवन प्रोजेक्ट जो पूरा तबाह हुआ उस टनल में, जहां पर अभी 35 से 40 लोगों के फंसे होने की संभावना है, उस जगह तक तो जो है रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो 180 मीटर टनल है, उस टनल को साफ करते वक्त जब 130 मीटर के बाद एनडीआरएफ की टीम अंदर से जो है क्लीनिंग प्रोसेस के तहत मलबा बाहर निकाल रही है और उसे साफ कर रही है, उस वक्त वहां पर 6 शव मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब तक आज पूरे दिन में 13 शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी 150 से ज्यादा शव अभी भी माफ कीजिएगा 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं जी। अब उनकी बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिलहाल उनकी तलाश चल रही है और इसके लिए धौलगंगा नदी पर भी एनडीआरएफ ने अपना पूरा इस वक्त कैंपेन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें ऋषिगंगा से लगभग 40 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कर्णप्रयाग में भी एक डेड बॉडी मिली है। अब वो डेड बॉडी का ताल्लुक ऋषिगंगा या तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लोगों के साथ है या नहीं, अभी फिलहाल ये सुरागती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अब एक के बाद एक शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका और अब तक 13 शव बरामद हो चुके हैं। ब्रजेश, अगर हम गांव में रसद पहुंचाने की प्रक्रिया की बात करें तो किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गाँवों को जो 13 गाँव जिनका संपर्क टूट गया था, उसमें से कई गाँवों के साथ संपर्क स्थापित कर लिया गया। दरअसल बीआरओ ने वहां पर हैंगिंग ब्रिज या ट्रॉली ब्रिज बना करके जो है उन गाँवों के साथ फिलहाल उन गाँव में रसद सामग्री पहुंचाने के लिए उन गाँव में अगर देखा जाए तो वहां पर जो है राहत सामग्री पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है और उसके तहत जो है वहां पर फिलहाल सामग्री पहुंच रही है। और जहां कहीं पर भी अभी ब्रिज नहीं बन पाए हैं वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर प्रशासन हेलीकॉप्टर के जरिए शायद 6 ब्रिज ऐसे बताए थे जो टूटे थे। बिल्कुल, आधा दर्जन जो पुल थे वो इस पूरे सैलाब में बह गए थे और इसकी वजह से 13 गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया था। तो उन 13 गांवों में राहत सामग्री पहुंचाना, वहां पर सुबह शाम खाना पहुंचाना, दूध पहुंचाना, बाकी दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने का काम सेना और प्रशासन के हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे थे। लेकिन अब हेलीकॉप्टर के साथ साथ अब कई जगह पर जो ट्रॉली ब्रिज बना करके तैयार कर दिया है बीआरओ ने, इसके साथ ही जो उत्तराखंड का पीडब्ल्यूडी है वो भी लगातार ट्रॉली ब्रिज तैयार कर रहा है और उसके जरिए से उन तमाम इलाकों में जो पहाड़ी इलाकों में है, दूरांचल में वो गांव हैं और वहां पर 40, 50, 60, 70, 80 तक आबादी है, उन जगहों तक वो राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
तो एक तरफ जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो राहत का काम भी तेजी के साथ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ब्रजेश, अगर हम ग्रामीणों की स्थिति की बात करें, जो परिजन इस वक्त वहां पर हैं, तो उनको कैसे शांत कराया जा रहा है? क्योंकि लगातार 7-8 दिन से ये रेस्क्यू जारी है और ऐसे में शव मिल रहे हैं, और कुछ के तो लोग जो परिजन है वहां उनको शव भी नहीं मिल पा रहे। देखिए, बहुत बड़ी तादाद है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनका कोई भी सुराग अब तक नहीं लग पाया। ना ही रेस्क्यू एजेंसियां उनका सुराग कर पाई हैं और ना ही सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके शव ही मिले हैं। ऐसे में उनके परिजन लगातार अधीर हो रहे हैं। कई बार प्रशासन के साथ झड़प भी होती है। उन्हें लगता है कि एग्जैक्ट जिस जगह पर उनको होना चाहिए था उस जगह पर रेस्क्यू या सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा। लेकिन अब प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियों की भी मजबूरी है कि वो तमाम दुर्गम इलाके हैं, तमाम ऐसे जहां दलदल हो चुका है सैलाब की वजह से, उन जगहों पर जब तक दलदल सूख नहीं रहा है तब तक वहां पर ना तो मशीनें जा सकती हैं और ना ही। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तपोवन टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में ड्रिलिंग कर प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी आज है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों में 3 जवान उत्तराखंड के भी शामिल थे, तो सीएम ने शहीद जवानों को आज याद किया। मातृभूमि रक्षार्थ आपका बलिदान महानतम है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये बयान सामने आए और उन्होंने ये भी कहा कि वीर सपूतों का देश युगों युगों तक ऋणी रहेगा। तो आज पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी है। आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, जहां सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। आज दूसरी बरसी के दिन देश भर में शोक का माहौल भी देखा गया और ये उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ आपको बता दें 3 जवान उत्तराखंड के भी थे जो शहीद हुए थे। जवान, उनमें 3 जवान, तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शहीदों में 3 जवान उत्तराखंड के शामिल थे। आज देश पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद कर रहा है। इसी को लेकर हरिद्वार में भी सामाजिक संस्थाओं ने गंगा पूजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों ने आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की मांग की है। इस मौके पर श्री परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि आज ही के दिन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए। साथ ही बताया कि अपने वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा में पुष्प अर्पित कर पूजा भी की है। आज के दिन मोक्ष मिले, सद्गति मिले। 14 फरवरी जो पुलवामा कांड में हमारे वीर शहीद हुए थे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परम परमात्मा से प्रार्थना करिए और श्री गंगा जी से प्रार्थना करिए कि इस दुख की संकट घड़ी में उनके परिवारों पर आशीर्वाद बनाए, अपना मंगल कामना रखे, उन वीर शहीदों को अपने चरणों में स्थान दे, निवास दे। ऐसे मंगल कामना में श्री गंगा जी के चरणों में करिए। हम सभी देशवासियों से नमी आंखों से एक ही प्रार्थना करते हैं कि 14 फरवरी एक ऐसा दिन, एक ऐसा शहीद दिवस बनाए जो आपकी आने वाली पीढ़ी एक आपसे प्रेरणा ले, क्योंकि प्रेरणा देना आपका फर्ज है। आप अगर अपने बच्चों को, युवक बच्चों को, सबको बताएंगे कि हमारे देश के जो वीर जो बॉर्डर पर रक्षा करते हैं उनका कैसे बलिदान दिवस मनाना चाहिए, ऐसी हमने मंगल कामना श्री गंगा जी के चरणों में करी है। जो 1 बरस पहले इसी दिन एक दर्दनाक हादसा, एक दुखद हादसा हुआ था, जिसमें हमारे वीर शहीदों को पुलवामा में RDX के माध्यम से उन पर हमला किया गया। उसमें हमारे 44 सैनिकों की अकाल मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। उन्हीं की पुण्यतिथि पर ये सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आहूत किया गया और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे सैनिकों की शक्ति प्रदान करने और शहीद हुए सैनिकों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम किया गया। नवयुवक सभी लोग अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ करते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध था कि आज के दिवस को शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाए। अच्छा होता कि भारत सरकार इस पर पहल करती और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा भारत सरकार को यह अनुरोध किया गया था कि आज के दिन 14 फरवरी के
डोईवाला से खबर, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च निकालकर आज शहीदों को याद किया गया। पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च में भारी हुजूम देखा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जब सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। आज उन सभी शहीदों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च निकाला गया। उस कैंडल मार्च में भारी भीड़ देखी गई। में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आज उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कैंडल मार्च निकाल के उनको हम याद करेंगे। कितने? इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी बहुत लोग हैं, कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं और आम जनमानस भी इस आंदोलन, इस कैंडल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस ने विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, कांग्रेस महिला मोर्चा ने जमकर हंगामा काटा। बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर यहां प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। बताते पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था, तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आए यहाँ पर ये लोग। इन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ये प्रदर्शन किया। भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई का ये आलम है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, आज उनको अपना भोजन पकाने के लिए देखना पड़ता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिक्कत की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और मोदी सरकार हर रोज प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अन्य वस्तुओं के दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। रसोई में एक एक चीज़ महंगी हो चुकी है, चाहे सरसों के तेल से लेकर के नमक की थैली, चीनी, चावल, हर चीज़ महंगा हो चुका है। और मोदी सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। आज हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिला कांग्रेस ने पुतला फूंक करके केंद्र सरकार से मांग करी है कि जो 2014 में आपने वादा किया था देश की जनता से अच्छे दिनों को लाऊंगा और महंगाई पर रोक लगाऊंगा, वो वादे आपके क्या हुए, उन वादों को उनको याद दिलाने के लिए आज हमने उनका पुतला फूंका है कि मोदी सरकार होश में आ जाओ, वरना देश की जनता, देश की मातृशक्ति सड़कों में उतर के आपको गद्दी से उतारने में। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कदम रखते ही आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। आप पार्टी का बर्थडे काफिले को देखकर विरोधी पार्टियों में खलबली अभी देखी जा रही है। युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्ग भी आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली मॉडल दिखाकर लोगों को आम आदमी पार्टी शामिल कर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें ना उम्र का कोई फर्क है, ना जात, ना पात, ना कोई चीज। सिर्फ एक ही चीज है कि आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से खुश होकर हर आयु वर्ग का, हर धर्म का आदमी इसमें शामिल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जनता है, लोग जो है समय समय पर अन्य दलों से जुड़ते रहते हैं और उससे पहले यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। आज आम आदमी पार्टी ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उत्तराखंड में, तो बहुत सारे दलों से लोग जो है लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे संपर्क में, जो समय आने के साथ साथ और लोग भी शामिल होते हैं। देखिए इसमें ना उम्र का कोई फर्क। आदमी पार्टी से उम्मीद है कि ये पार्टी अच्छी है और इससे हमें, हमारे बच्चों को, उनका भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा उनका भविष्य। हमने सभी पार्टी आज तक ज्वाइन देखी हैं और कोई कुछ मतलब उनको ये तो बता देता है ये करेंगे वो करेंगे, करा तो किसी ने कुछ नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया तो कुछ है ही नहीं, किसी को लिया ही है, सबकी नौकरी छीनी है, दी किसी को नहीं है। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा झंडी पानी अपने निवास स्थान के पास बनवाकर वन अधिनियम का उल्लंघन किया है। साथ ही नगर पालिका कार्यालय से निकले मलबे को जलवाया गया है। वहीं मलबे की जांच की बात आने के बाद शनिवार को देर रात को जेसीबी के जरिए मलबे को पाटा गया। वहीं नाले को भी मलबे से ढकने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा देर रात उनके घर के पास सम्मति पर हो रहे अवैध कार्य की सूचना मिलने पर एकाएक जेसीबी और लेबर को हटाया गया, जिससे साफ है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अनाधिकृत कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है, उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहां जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है?
हमने मौके का मुआयना किया, हमारे पास वहाँ से तस्वीरें आई। उन तस्वीरों के आधार पर हम रात को वहाँ पर गए, कल रात हमने वहाँ पर किया और वहाँ पर साफ दिख रहा था कि जेसीबी चली है और जेसीबी वहाँ से गायब हुई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आज मसूरी में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो इको बैरियर को लेकर हो, चाहे कोलू खेत को लेकर हो, चाहे रोपवे को लेकर हो, इन सब में जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और जो भविष्य की जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें भी जो गड़बड़ झाला दिख रहा है, इन सब की जांच होनी चाहिए। जांच हो भी रही है, अधिकारी जांच कर रहे हैं और अधिकारी बहुत अच्छी तरह से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये जांच कहाँ प्रभावित हो रही है, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शासन में कोई न कोई नब्ज ऐसी है, कोई तार ऐसा है जो इनसे सीधा जुड़ा हुआ है। उस तार को भी आम आदमी पार्टी खोजने की कोशिश करेगी। कल रात का मैं आपको दिखाता हूं कि ये तस्वीरें हैं, हमारे मोबाइल में तस्वीरें हैं जो उनके घर के पास जेसीबी चली थी। आप जिसमें देख सकते हैं साफ तौर पर ये जेसीबी चली है, रात को जेसीबी, 2 जेसीबी ये हैं। लालकुआं के बजरी कंपनी के लोगों ने सड़कों के खस्ताहाल होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क के रोजाना दर्जनों भर गाड़ी वन विकास निगम डिपो में सामान लेकर आती है, बता दें, जिससे लोगों के घरों के आगे धूल उड़ती रहती है, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा भी नजर आ रहा है। तो वहीं सड़क के खस्ताहाल को लेकर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर संज्ञान ही नहीं लेता। बजरी कंपनी तक रोड आती है, जिसका लिंक कई स्कूलों से और क्षेत्र से है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, जैसे जल सेक्टर है, दानू स्कूल है, बीमारी हो रही है इससे। यहाँ से इनकी जो गाड़ियाँ, निगम की गाड़ियाँ आती हैं, उससे काफ़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे सांस रोग है, टीबी है और तमाम चीज़ें हैं, आँखों की जलन है और घरों में भी धूल जाती है, जिससे धोए हुए कपड़े भी बेकार हो जाते हैं, सांस लेना दुबारा हो रहा है। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को, जो वन विभाग विकास निगम के अधिकारी हैं, RM हुआ, SM हुआ, DLM हुआ, इनको कई बार एप्लीकेशन दे दी हैं। कभी कहते हैं पानी डले, कभी कहते हैं नहीं डलेगा, हमारे पास की बजट नहीं है, जहाँ शिकायत करनी है कर लो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संजय नगर लाइन पार है और ये विधायक जी ने रोड बनाई थी, ये आम पब्लिक के लिए रोड बनी हुई है और जिसमें ये डिपो नंबर 2, डिपो नंबर 3 की गाड़ी जबरन मतलब इसमें चलती हैं और सड़क बनाए 2 साल भी नहीं हो रहे और सड़क की हालत पूरी बुरी हो गई है और जनता जा भी नहीं पाती। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है, महिलाएं दूध लेने जाती हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे हंसते हो जाते हैं, एक्सीडेंट की भी नौबत आती है। और दूसरी बात, भरी हुई गाड़ियाँ आती है और इतनी धूल आती है, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी हो गई इस धूल से और बीमार हो गए और उनको कैंसर तक हो गया। मतलब माननीय महोदय जी से, मतलब यानी कि डिपो अधिकारी से हमने कितनी बार एप्लीकेशन दिया है, कितनी बार उनसे मिले भी हैं, उनके जो उच्च अधिकारी से वो टालम टोली कर जाते हैं, वो कहते हैं हमारी बस की नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारी माननीय महोदय विधायक जी ने ये सड़क बनाई है तो हमारे विधायक जी को ही मतलब ज़्यादा वो करना चाहिए, हम लोगों को, पब्लिक को ध्यान उन्होंने देना चाहिए। मसूरी में स्वच्छता पर अब हर रविवार को शहर में मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। अवकाश के दिन भी इसकी जागरूकता और आयोजन पर नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों, कर्मचारियों और इन संस्था द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं हर संडे की थीम अलग अलग होगी। इसमें युवाओं और विद्यार्थियों सहित आमजन की दिलचस्पी बढ़ाते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इनके जो डायरेक्शंस हैं वो यहाँ सेंटर से आए हैं और इसमें ये है कि हम फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक एक हर रविवार को ये भी आना चाहिए एक थीम बेस्ड अप्रोच के साथ कैसे स्वच्छता को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को रोक इन कर सकते हैं, ताकि जो हमारी थीम है कि भारत एक स्वच्छ देश बने, उसको हम रियलाइज़ कर सकें मिनिमम टाइम में। और इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि केवल स्वच्छता इज़ नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी। और इस जर्नी में बिना लोगों के कोऑपरेशन के, एक्टिव कोऑपरेशन के और कोलैबोरेशन के ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के थीम के तहत आज हमने यहाँ पे प्लास्टिक ब्रिक को कैसे बनाया जाए और उनका यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, ताकि जो प्लास्टिक है, आपको मैं बता दूं, एक रिपोर्ट के आधार पे लगभग 5 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक इज जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया एंड आउट ऑफ दैट 70% टर्न आउट। डोईवाला में उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत आर्य और कोषाध्यक्ष विजय बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए।
और कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट के कोच वसीम जाफर को हटाने के लिए कौन से हथकंडे अपनाएं और जिन लोगों के हाथों में उत्तराखंड क्रिकेट की बागडोर है वो लोग अपने निजी हितों के लिए क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड के प्रतिभावान क्रिकेटर आज भी उत्तराखंड क्रिकेट से दूर हैं। साथ ही कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और बहुत जल्द ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं। राजनीति हुआ है, क्रिकेट माफिया हावी हो गया। आपने सुना होगा कितनी बड़ी फिक्सिंग के इतने वो आरोप लगे थे, बीसीसीआई की क्रिकेट बड़ी मुश्किल से धर्रे पे आई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी थी। वसीम जाफर ने एंट्री इसलिए वहां से वापस गए वो, क्योंकि वसीम जाफर को इनका प्रेशर था, कई लोगों का प्रेशर था। जो उत्तर प्रदेश के आका है, उनके जो एक खास आदमी है जिनका नाम मैंने अभी खुलासे में लिया, उनका प्रेशर आता था कि ये 4-5 प्लेयर टीम में आएंगे। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही जब शुरू की थी पीसी, उसमें यही बोला था कि ये जो मान्यता दी गई है नियमों के विरुद्ध और गलत और राजनीतिक प्रेशर की वजह से दी गई है। राजनीति हुआ है, क्रिकेट माफिया हावी हो गया। आपने सुना होगा कितनी बड़ी फिक्सिंग के इतने वो आरोप लगे थे, बीसीसीआई की क्रिकेट बड़ी मुश्किल से धर्रे पे आई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी थी। वसीम जाफर ने एंट्री इसलिए वहां से वापस गए वो, क्योंकि वसीम जाफर को इनका प्रेशर था, कई लोगों का प्रेशर था। जो उत्तर प्रदेश के आका है, उनके जो एक खास आदमी है जिनका नाम मैंने अभी खुलासे में लिया, उनका प्रेशर आता था कि ये 4-5 प्लेयर टीम में आएंगे। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही जब शुरू की थी पीसी, उसमें यही बोला था कि ये जो मान्यता दी गई है नियमों के विरुद्ध और गलत और राजनीतिक प्रेशर की वजह से दी गई है। राजनीति हुआ है, क्रिकेट माफिया हावी हो